गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम थर्ड लेक्चर, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे थे उसके दो लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक हमारा सेक्शन 186 पे था, इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट, एंड एक लेक्चर हम डिपॉजिट पे कर चुके हैं, जो कि हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके थे एग्जीक्यूटिव में। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कमर्शियल पेपर। तो हो सकता है आपने सुना हो इसके बारे में, कमर्शियल पेपर क्या होता है, और हो सकता है आपने ना सुना हो अब तक, क्योंकि एग्जी में ये है नहीं। इसका रीजन ये है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में कवर नहीं होता है, और कंपनीज जनरली इसे इश्यू भी नहीं करती हैं। तो फिर ये, लेकिन एक ये तरीका है, और हमारा क्योंकि हमारी बुक का नाम यही है ना कि कॉर्पोरेट फंडिंग, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं। तो कमर्शियल पेपर भी क्या है, एक तरीका है क्या करने का, फंड रेज करने का। यानी अभी तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं या जितना हम पढ़ने वाले हैं, लगभग हर टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, यही चीज तो पढ़नी है कि पैसा आएगा कहां से। एक कॉर्पोरेट को फंड देने के कितने तरीके हैं, एक कॉर्पोरेट के पास फंड रेज करने के कितने तरीके हैं। अब उनमें से एक क्या है, कमर्शियल पेपर भी है। अब कमर्शियल पेपर है क्या, उसको हमें समझना पड़ेगा। अब नाम से तो क्या लग रहा है, एक पेपर जो कॉमर्स यानी बिजनेस में यूज हो रहा है, और जिसके थ्रू, क्योंकि हम बुक ये पढ़ रहे हैं फंडिंग, तो दैट मीन्स उसके थ्रू क्या किया जा रहा है, पैसा रेज किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कमर्शियल पेपर है क्या, क्यों, क्योंकि हमने इसके बारे में आज से पहले पढ़ा ही नहीं। हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो, और हो सकता है आप में से किसी का दूसरा अटेम्प्ट हो, वो क्लास लगा रहा हो, तो हो सकता है उसने पहले से ही कहीं से कमर्शियल पेपर पढ़ा हो। अब कमर्शियल पेपर है क्या, हमारा तो टॉपिक यही है। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, दूसरा टॉपिक ये हो जाएगा। कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए कुछ तो एलिजिबिलिटी होगी, कुछ तो कंडीशंस होंगी जो फुलफिल हमें करनी पड़ेंगी, उसी के बिना तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमें बेसिकली कुछ टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे कि अगर कमर्शियल पेपर इशू करना है तो कौन कौन सी एंटिटीज हैं, या कौन कौन एलिजिबल है क्या करने के लिए, कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट में से क्या कह देते हैं, सीपी कह देते हैं। ठीक है, दिल्ली में है ना सीपी, दिल्ली में तो सीपी कनॉट प्लेस एक जगह का नाम है। तो कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर सर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, मनी रेज की जा रही है। बट कैसा है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, क्या है क्या नहीं, वो हमें जानना है। अब डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने देखो, आपको याद होगा ना, आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि मान लो एक बैंक है, इसको फंड की रिक्वायरमेंट है। ये पढ़ा हुआ है आपने कि कभी कभी ऐसा हो जाता है सर कि बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो बैंक किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास, उससे बड़े बैंक के पास। क्यों, क्योंकि आरबीआई लास्ट रिजोर्ट है फाइनेंस का, मतलब आरबीआई ही लास्ट है। गवर्नमेंट के लिए कहो या बैंक के लिए कहो, कि आरबीआई ही लास्ट ऑप्शन है पैसा रेज करने का। तो ये बैंक क्या हुआ, मान लो एसबीआई बैंक है, इस बैंक को क्या है, फंड की जरूरत पड़ गई। अब ये गया किसके पास, एसबीआई के पास, बोला सर 100 करोड़ रुपए चाहिए। आरबीआई बोला 100 करोड़ रुपए तो दे देंगे हम, तुम बहुत बड़े बैंक हो, हमारे ही हो भाई, हम कोई बड़ी बात नहीं है। आरबीआई भी गवर्नमेंट है, एसबीआई भी एक तरह से गवर्नमेंट है। ठीक है, आरबीआई भी तो गवर्नमेंट बैंक ही है। तो वो क्या कह रहा है कि चलो कोई नहीं, हम पैसे दे देंगे, लेकिन फ्री में तो नहीं देंगे, कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा ना इसके बदले में, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी सिक्योर्ड तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो एसबीआई फंड ले रहा है ना, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का, लॉन्ग ड्यूरेशन का थोड़ा ले रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन का। मतलब एसबीआई के पास कहीं और से पैसा आ जाएगा, तब तक के लिए पैसा चाहिए, तब तक के लिए पैसा चाहिए, और अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो ये किसके पास गया, आरबीआई के पास गया। आरबीआई नखरे कर रहा है, नहीं देंगे, या देंगे तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा इसके बदले में। तो वो क्या कह रहा है कि सर मुझे तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, ज्यादा फॉर्मेलिटीज में अगर पढ़ेंगे तो फिर फायदा ही क्या है। तो आरबीआई ने बोला एसबीआई बैंक को कि पैसे दे देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम क्या करो, एक पेपर पे लिख के दो, एक पेपर पे लिख के दो कि हमने तुम्हें पैसा दिया और तुम हमारा पैसा इतने दिन में वापस कर दोगे। ठीक है, बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा ही करेगा, इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा ही करेगा। इसके अलावा आरबीआई को कुछ फायदा भी होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई को कोई और बेनिफिट भी होना चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बेसिकली डिस्काउंट वैल्यू पे देगा। डिस्काउंट वैल्यू इन द सेंस
कि 100 करोड़ का अगर तुम्हें फंड चाहिए तो तुम 110 करोड़ का कमर्शियल पेपर दो, या 102 करोड़ का, या कितना भी, कुछ भी लगा सकते हैं आप, कि डिस्काउंटेड वैल्यू। और एसबीआई आरबीआई को क्या देगा, 102 करोड़ देगा जब पेमेंट करेगा। लिए कितने, 100 करोड़, देने कितने पड़ रहे हैं, 102, और इंटरेस्ट तो लग ही रहा है अलग से। ठीक है, तो अब बात यही है कि ये कैसा खेल खेल दिया कि हमें पैसा चाहिए और पैसा हम आरबीआई से मांगने गए। आरबीआई ने कहा पैसा ऐसे ही नहीं देंगे, अगर पैसा चाहिए तो हमें कुछ कोलेटरल चाहिए, तो सिक्योर्ड तो है नहीं। तो क्या किया, इसके बदले में क्या किया, कमर्शियल पेपर इशू करके दे दिया, और कमर्शियल पेपर में लिख दिया हमने तुमसे इतने रुपए लिए हैं, सो एंड सो डेट पे हम क्या करेंगे, तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ फाइनेंस, कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो एक तरीका क्या है, कमर्शियल पेपर इशू करके भी फंड रेज किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। अब ये क्या हो सकता है, 7 डेज से लेके 1 ईयर तक हो सकता है। ठीक है, इवन मैं ये कहूँ लेस देन 1 ईयर तक हो सकता है, यानी 364 डेज। जैसे आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी तो ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही है। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही है जो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया गया है, पीएन, दैट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। बट ये क्या है, अनसिक्योर्ड इन नेचर है, कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, सिर्फ एक पेपर दिया गया है, उस पेपर को देने के बदले में पैसा रेज कर लिया, कोई और सिक्योरिटी नहीं है, तो ये अनसिक्योर्ड है। तो समझ में आया, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो आरबीआई रेगुलेट करेगा, इसका मतलब आरबीआई ने क्या करी होंगी, कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रोविजंस तो बनाए होंगे। तो कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। समझ आया, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और यही हमें समझना था। ठीक है, कि जब कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं तो वहां से पैसा रेज किया जाता है, और जनरली डिस्काउंटेड वैल्यू होती है, फेस वैल्यू पे नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। और जब मेच्योरिटी आती है तो फिर जो भी फेस वैल्यू है उसका पेमेंट कर दिया जाता है। डन। अब इसी तरह मान लो कोई कॉर्पोरेट है, अब कॉर्पोरेट की ना एक एलिजिबिलिटी तय की गई है, मतलब नेट टेंजिबल जो उसकी एसेट्स होंगी, उसके पास वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसका जो बैंक अकाउंट है वो स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट सेट की गई है। बोले एलिजिबिलिटी कंपनी, जैसे पब्लिक आपने डिपॉजिट में पढ़ा था कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर सकती है, इसी तरह से क्या किया गया है, कमर्शियल पेपर में भी हर कॉर्पोरेट को नहीं बोला गया एलिजिबल, क्या बोला गया, वो कॉर्पोरेट जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर पाएगी, वो कॉर्पोरेट जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाएगी, सिर्फ वही कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। इसका मतलब लार्ज कॉर्पोरेट होगा, इसका सीधा सा एक मतलब निकलता है, लार्ज कॉर्पोरेट होगी, स्मॉल कोई कॉर्पोरेट नहीं होगी। अब मान लो एक कॉर्पोरेट है, कंपनी लिख दू, कॉर्पोरेट लिख लेना कोई नहीं, इसको रिक्वायरमेंट है फंड की, ये जाता है एसबीआई के पास। एसबीआई के पास गया, बोले यार फंड की रिक्वायरमेंट है, बोले लाओ सिक्योरिटी लाओ, ये पेपर वो पेपर, ये साइन करना पड़ेगा वो साइन करना पड़ेगा। अरे कंपनी ने बोला, अरे अरे सुनो एसबीआई, सुनो सुनो सुनो, हमें चाहिए अर्जेंट और शॉर्ट टर्म, ये सिक्योरिटी विक्योरिटी के चक्कर में मत पड़ो, तुम ये देखो हम एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमने डिफॉल्ट भी नहीं किया हुआ है, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो स्टैंडर्ड है, मतलब हम एनपीए नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले नहीं है, बल्कि हम स्टैंडर्ड है तुम्हारे। तो हम पैसे की जरूरत है और हम फॉर्मेलिटीज पे नहीं जा सकते, हम क्या करते हैं, हम तुम्हें कमर्शियल पेपर दे देते हैं, और ये कमर्शियल पेपर मान लो हमें रिक्वायरमेंट है 25 करोड़ की, हम ये कमर्शियल पेपर दे देते हैं तुम्हें 24 करोड़ का। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है कितनी, 25 करोड़ की, और ये कमर्शियल पेपर दे देते हैं हम 26 करोड़ रुपए का तुम्हें।
यानी तुम हमें 25 करोड़ रुपए दे दो और हम तुम्हें मेच्योरिटी पे कितना दे देंगे, 26 करोड़ दे देंगे। दैट मीन्स डिस्काउंटेड वैल्यू है। हम 25 मांग रहे हैं, बदले में 26 का कमर्शियल पेपर देंगे और मेच्योरिटी पे तुम्हें 26 करोड़ मिल जाएंगे। अब बैंक क्या देखता है, बैंक यही देखता है कि सामने वाला सही है या नहीं है। अगर सामने वाला सही है तो बैंकर को क्या दिक्कत है, क्या करने की, कमर्शियल पेपर इशू करने की। बट ये डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक एजेंट है आईपीए। क्या ये एजेंट है, ये एजेंट बीच में ये काम करा के देता है। मतलब कॉर्पोरेट ने कमर्शियल पेपर आईपीए को दिया, आईपीए आगे क्या करेगा, बैंकर या अदर जो भी इन्वेस्टर है उन तक पहुंचाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जाके यूं कहो लो मेरे 500 रुपए कमर्शियल पेपर दे दो, बोले नहीं, मिनिमम है यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यूं जाके कहो कि मुझे चाहिए, लाओ ये 500 रुपए पकड़ो और कमर्शियल पेपर दे दो, बोले नहीं। जब कॉर्पोरेट को लार्ज मनी चाहिए, मनी भी क्या चाहिए, लार्ज चाहिए, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो वो कमर्शियल पेपर का यूज कर लेती है। क्या करने के लिए, फंड रेज करने के लिए। अब कमर्शियल पेपर क्या है, हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सर कमर्शियल पेपर बताया था सर आपने, अनसिक्योर्ड है। दूसरा, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा, प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है। तो ये तो हमने बता ही दिया। कमर्शियल पेपर पब्लिक में नहीं होते हैं, ये प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है और ये पहली बार 90s में इशू किए गए थे, इनेबल करने के लिए हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोर। हाईली रेटेड मतलब वो कॉर्पोरेट जो बहुत बड़े थे और जिनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी, उनको अलाउ किया गया कि वो अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कहां से फुलफिल कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करके फुलफिल कर सकते हैं। बाद में प्राइमरी डीलर्स को और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर पता है ना, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डील करते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कराने में हेल्प करते हैं, जैसे आरबीआई इशू करता है तो आरबीआई प्राइमरी डीलर्स के थ्रू ट्रेड कराता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी अलाउ किया गया कि वो सीपी इशू कर सके टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर देयर ऑपरेशन। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है कि कौन इशू कर सकता है कमर्शियल पेपर। तो कॉर्पोरेट कर सकती है, बट कॉर्पोरेट में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। प्राइमरी डीलर ऑल इंडिया फाइनेंशियल बैंक आर एलिजिबल टू इशू सीपी, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, ये तो अभी ऊपर ऊपर भी हमने पढ़ा कि ये कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज आती है कि कौन सी कंपनी एलिजिबल है, कौन सी कंपनी एलिजिबल है सीपी इशू करने के लिए। बोले जिसकी टेंजिबल नेटवर्थ टेंजिबल एसेट्स वाली, जिसकी टेंजिबल नेटवर्थ कितनी है, 4 CR है, मिनिमम 4 CR। दूसरा, जिसको बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली हुई है, जिसको ऑलरेडी किसी बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली हुई है। और तीसरा, जिसका बोरोवल अकाउंट, ये सेकंड पॉइंट के लिए लिखा है कि आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट ली तो आपका एक अकाउंट खुला होगा जिसे बोरोवल अकाउंट, यानी जिस अकाउंट का यूज करके आपने बोरो किया है। तो बोरोवल अकाउंट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड एसेट होनी चाहिए बैंक के लिए। बैंक इसे एक अच्छा अकाउंट मान रहा है कि इसको हमने फैसिलिटी दी हुई है और ये पैसा हमारा कंफर्म वापिस आएगा। डन। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने कमर्शियल पेपर पढ़ा थोड़ा सा कि कमर्शियल पेपर सर कैसा है, सर अनसिक्योर्ड है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कौन से फॉर्म में, प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है, कौन कौन कर सकता है, कॉर्पोरेट कर सकता है सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है सर, और कौन कर सकता है, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं सर। अब कॉर्पोरेट कौन से एलिजिबल है, जिसकी टेंजिबल नेटवर्थ मिनिमम 4 CR हो, जिसको ऑलरेडी बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करी गई हो और जिसका बोरोल अकाउंट बैंक के लिए क्या हो, स्टैंडर्ड एसेट हो, तो वो ही इश्यूअर एलिजिबल है कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब गाइडलाइंस फॉर इश्यू ऑफ सीपी प्रेजेंटली गवर्न्ड बाय वेरियस डायरेक्टिव इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो कमर्शियल पेपर इशू करने की गाइडलाइंस किसने इशू करी होंगी, आरबीआई ने ही इशू करी होंगी। ये वैसा ही लिखा है आपको कंपनीज, लेकिन लिमिट कहां सेट की गई है, आरबीआई ने सेट करी है कि कितना कमर्शियल पेपर इशू किया जा सकता है एक कॉर्पोरेट के द्वारा।
अब मेरिट क्या है, मतलब फायदा क्या है और नुकसान क्या है। कमर्शियल पेपर से हम ज्यादा पैसा रेज कर पा रहे हैं अनसिक्योर्ड तरीके से, सिक्योरिटी दिए बिना। तो इट प्रोवाइड मोर फंड, इसकी वजह से ज्यादा पैसा मिल गया कंपेयर टू अदर सोर्सेज। कॉस्ट भी क्या है, कम है, ठीक है, लोअर देन कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन। कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, कम है, क्योंकि बैंक की फॉर्मेलिटीज, बैंक की इंटरेस्ट और बाकी सब चीजों से आप बच गए। कमर्शियल पेपर की कॉस्ट क्या है, कम है। फ्रीली ट्रांसफरेबल इन नेचर है, दैट मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में है, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे को। अब सेबी ने क्या बोला, ये लिस्टेड भी हो सकते हैं। क्या कमर्शियल पेपर लिस्टेड हो सकते हैं, बोले यस, कमर्शियल पेपर लिस्टेड हो सकते हैं। सेबी ने इसके रिगार्डिंग क्या इशू किया हुआ है, फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर लिस्टिंग इफ कमर्शियल पेपर विच विल प्रोवाइड एडिशनल लिक्विडिटी, और इसकी वजह से ज्यादा लिक्विडिटी आ पाएगी। क्यों, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉन्टिन्यू मतलब आप कभी भी रेज कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, इसलिए फायदा है। दिस इज बिकॉज देयर मेच्योरिटी कैन बी टेलर्ड टू सूट द नीड ऑफ द इशूइंग फर्म, क्योंकि इसकी मेच्योरिटी इशूइंग फर्म पे डिपेंड करेगी। इट इज हाईली सिक्योर एंड डज नॉट कंटेन एनी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। हाईली सिक्योर का मतलब कंपनी के लिए पैसा रेज करना एक आसान तरीका है, ये उस वे में सिक्योर लिखा है, अदरवाइज ये अनसिक्योर्ड इन नेचर है। हाईली सिक्योर मतलब एक इजी वे है टू रेज फाइनेंस। यहाँ पे हाईली सिक्योर का मतलब ये कि एक इजी तरीका है कॉर्पोरेट के लिए फाइनेंस रेज करने का। सिक्योर का मतलब सिक्योरिटी से नहीं है। डीमेरिट क्या है कि वही कॉर्पोरेट जो फाइनेंशियली सिक्योर होंगी और हाई रेटेड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वही रेज कर सकते हैं पैसा। न्यू और मोडलिटी रेटेड क्या है, नॉट इन ए पोजीशन टू इशू सीपी। अमाउंट ऑफ मनी थ्रू कमर्शियल पेपर क्या है, लिमिटेड है, मतलब आपको 10-12 हजार करोड़ चाहिए तो नहीं कर सकते, 200-400 करोड़ चाहिए तो इससे आप रेज कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर एक्सटेंड नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो लेस देन 1 ईयर ही रहेगा, लेस देन 1 ईयर ही रहेगा, आप ज्यादा टाइम के लिए रेज नहीं कर सकते। डन। तो ये कुछ मेरिट्स दी गई है और कुछ क्या दी गई है, डीमेरिट्स दी गई है कमर्शियल पेपर की। बहुत अच्छे से आपको याद करना है कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। अब आते हैं प्रोसीजर फॉर इशू। अब प्रोसीजर फॉर इशुएंस में क्या किया गया, बोले सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग कराओ। क्यों, क्योंकि पता तो चले ना कि तुम्हारा जो कॉर्पोरेट इशू कर रही है वो इस पोजीशन में है भी या नहीं कि वो कल को पैसा वापस कर पाए। तो सबसे पहले क्या कराई गई, क्रेडिट रेटिंग कराई गई। ये पता चला गया कि कंपनी कितनी सिक्योर है, पैसा लगाना रिस्की है या कम रिस्की है या क्या कुछ है, तो ये सबसे पहले फाइंड आउट करना जरूरी है। तो ऑल द एलिजिबल पार्टिसिपेंट जो भी होंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो प्राइमरी डीलर्स हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करनी पड़ेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A2 होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी A2 तो होना ही चाहिए, A2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल पेपर, ये स्ट्रक्चर अभी बताएंगे, पहले स्ट्रक्चर से पहले आगे चलते हैं। मेच्योरिटी में ऑलरेडी बता चुका हूं, मिनिमम 7 डेज से लेके अप टू 1 ईयर, ठीक है। वैसे तो कहते हैं 365 डेज कभी नहीं होता, 364 डेज होता है, बट लिखने में क्या आता है, 7 डेज से लेके अप टू 1 ईयर तक के हो सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड ये भी ध्यान रखना है, ये तो दिया गया लो में, लेकिन आप किस मेच्योरिटी के इशू करोगे, बोले जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बताई होगी। कह रहे जब तक क्रेडिट रेटिंग आपकी वैलिड है, जब तक आपकी क्रेडिट रेटिंग वैलिड है, मान लो मैंने क्रेडिट रेटिंग कराई और वो मेरी 7 महीने तक वैलिड है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो मैंने क्या कराई है, क्रेडिट रेटिंग कराई और ये 7 मंथ तक वैलिड है, तो मेरा कमर्शियल पेपर भी मैक्सिमम मेच्योरिटी कितनी होगी, 7 महीने की होगी। हाँ, लो में लिखा है कि 1 ईयर तक, अगर मेरी
और क्रेडिट रेटिंग 2 साल की है तो मैं 1 साल वाला इशू कर लूंगा, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर मेरी क्रेडिट रेटिंग सिर्फ 6 महीने की बची है तो कमर्शियल पेपर 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखना। तो मिनिमम और मैक्सिमम मेच्योरिटी ये हमने कर लिया, अभी ऊपर पड़ा है। डिनोमिनेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 5 लाख का मिनिमम है, 5 लाख, और इन मल्टीपल, यानी किसी को भी खरीदना है ना एक कमर्शियल पेपर, तो मिनिमम 5 लाख देने पड़ेंगे। तो सीपी कैन बी इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 लाख और मल्टीपल। तो सिंगल इन्वेस्टर किससे कम नहीं लगा सकता, 5 लाख से कम नहीं लगा सकता। यानी 5 लाख वो अमाउंट है जैसे हमने बोला है कि मिनिमम इतने रुपए तो होने ही चाहिए, मिनिमम इतने रुपए होने ही चाहिए। फिर कह रहे हैं अमाउंट, कितना अमाउंट रेज कर सकती है एक कॉर्पोरेट, अमाउंट कितना रेज कर सकती है एक कॉर्पोरेट। बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसाइड किया और क्रेडिट रेटिंग जो अलाउ कर रही है, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अब यहां क्या बोला कि ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 100 करोड़ ही रेज किया जा सकता है, 200 करोड़ रेज नहीं किया जा सकता। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि 50 करोड़ रेज करना है, और क्रेडिट रेटिंग हमने कराई थी, A2 रेटिंग है हमारी, और क्रेडिट रेटिंग ये कह रही है कि ये कंपनी 100 करोड़ रुपए तक पैसा रेज कर सकती है। यानी इस पोजीशन में 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद ये कंपनी होगी कि कंपनी क्या कर पाए, अपनी अमाउंट को, इस अमाउंट कमर्शियल पेपर के अमाउंट को रीपे कर पाएगी। तो कमर्शियल पेपर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रेडिट रेटिंग पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। एक तो क्रेडिट रेटिंग A2 होनी चाहिए, फिर उसने बोला कि मेच्योरिटी क्रेडिट रेटिंग की वैलिडिटी पे डिपेंड करेगी, फिर कह रहे हैं अमाउंट ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। तो पहला कह रहे हैं विद इन द लिमिट एज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और क्वांटम इंडिकेटेड बाय CRA विच एवर इज लोअर। तो जो भी लोअर होगी वो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोअर करना चाहते हैं और क्रेडिट रेटिंग ज्यादा अलाउ कर रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा करना चाहते हैं, क्रेडिट रेटिंग कम अलाउ कर रही है तो फिर कम वाला। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। हालांकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू फिक्स वर्किंग कैपिटल लिमिट ड्यूली टेकिंग इनटू अकाउंट द रिसोर्स पैटर्न ऑफ कंपनी फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग सीपी। लेकिन जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो कॉर्पोरेट को देंगे वो तय करेंगे सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद, इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर से कॉर्पोरेट ने कितना रेज किया हुआ है, इसको भी कंसीडर करने के बाद बैंक सोचेगा कितनी वर्किंग कैपिटल लिमिट देनी है। FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना इशू कर सकता है, बोले जो अम्ब्रेला लिमिट सेट करी है RBI ने, जो अम्ब्रेला लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट जो RBI ने तय करी है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, रेज कर सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ CP शुड बी रेज, और ये कितने टाइम पीरियड में रेज होनी चाहिए, कह रहे जिस दिन इशू ओपन हुआ है, जिस दिन इशू ओपन हुआ है वहां से 2 वीक में, वहां से 2 वीक्स में क्या होना चाहिए, अमाउंट रेज हो जाना चाहिए। यानी मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया है, 2 वीक का दिया है। कहां से, जिस दिन ओपन हुआ वहां से 2 वीक के अंदर अंदर पैसा रेज हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने ऊपर एक बोला था ना, एजेंट है, ओनली ए शेड्यूल बैंक कैन एक्ट एज ए IPA। ये अभी आएगा ना प्रोसीजर, वहां पे आएगा IPA का मतलब, आपको पता चलेगा क्या IPA कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है बेसिकली, यानी इन्वेस्टर्स कौन कौन है, इन्वेस्टर्स कौन कौन है, इंडिविजुअल 5 लाख से ज्यादा जो भी लगा सके, बैंकिंग कंपनी, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, इंडियन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन FFI वो जो सेबी के पास रजिस्टर है और सेबी की लिमिट, तो कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट रेगुलेशन, और फेमा ट्रांसफर और इश्यू सिक्योरिटी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2000। कौन कौन कर सकता है सर, इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनीज, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, NRI, और लास्ट है
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लेकिन एफएफआई के केस में याद रखना है कि जो लिमिट्स है उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग, क्या ये ट्रेड हो सकते हैं? यस। पहली चीज, अगर ये लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज पे होंगे, अदरवाइज ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर पता है ना कि बैंक में जाओ, काउंटर पे ये दो और पैसा ले लो। ओवर द काउंटर, ऑल ओटीसी ट्रेड इन सीपी। ओवर द काउंटर अगर ट्रेड हो रहा है तो रिपोर्ट करनी है 15 मिनट ऑफ ट्रेड के अंदर अंदर टू द रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ क्लियर कोप डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड। तो यहां जाके आपको बता देना है कि हमने ओटी मतलब ओवर द काउंटर क्या किया है, सीपी रेज किया है, सीपी हमारे पास आया है या जो भी है। लेकिन अगर लिस्टिंग है तो ये फिर तो स्टॉक एक्सचेंज को तो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सेबी ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया किस चीज के लिए? लिस्टिंग के लिए। पोस्ट लिस्टिंग सीपी क्या होंगे? ट्रेड होंगे किसके ऊपर? स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, अदरवाइज ओटीसी, ओवर द काउंटर, ये चलता रहेगा। अब क्या कह रहा है? मोड ऑफ इश्यूएंस। अब मोड ऑफ इश्यूएंस हमें पता ही है कि सीपी किस फॉर्म में रेज किया जाता है? आइदर इन प्रोमिसरी नोट, हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, पहला। दूसरा और इन डीमेटेरियलाइज फॉर्म, यानी ये प्रोमिसरी नोट या तो फिजिकल फॉर्म में होगा या डीमेट मोड में होगा। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में रेज कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म में रेज कर सकते हैं। आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी के लिए, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर रेज करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है डीमेट। इसका मतलब कॉरपोरेट के पास ऑप्शन है, कॉरपोरेट के पास ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है तो इसके लिए डीमेट कंपलसरी है। इसके लिए क्या कंपलसरी है? डीमेट कंपलसरी है। ठीक है, तो उसने क्या कहा? प्रोमिसरी नोट, फिजिकल फॉर्म और डीमेट मोड आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी है। कौन से फॉर्म में? डीमेट मोड में। सीपी किस पे इश्यू होते हैं? एट ए डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू एज ए बी डिटरमाइंड। ना तो अंडर रिटर्न होगा ना को एक्सेप्टेंस होगा, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ना ही अंडर रिटर्न होगा ना को एक्सेप्टेंस, मतलब एक ने नहीं किया किसी और से करा दिया बोले नहीं, ये भी नहीं होगा। जिसको इशू किया गया उसी को लेना पड़ेगा, कोई और नहीं ले सकता, को एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। डीमेटेरियलाइज ऑप्शन है किसके पास? ईश्वर और सब्सक्राइबर के पास, कि फिजिकल और डीमेट किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी है। आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी के लिए क्या है? मैंडेटरी है डीमेट मोड में करना। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट। तो पेमेंट मतलब कमर्शियल पेपर इशू करके आपको क्या मिलेगी? डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगी। मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। और सामने वाला पेमेंट करेगा कैसे? पेमेंट बाय इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर एक चेक देगा किसको? मतलब कॉर्पोरेट को जिसने कमर्शियल पेपर इशू किया है। तो पहली चीज सामने वाला क्या करेगा? पे करेगा डिस्काउंटेड वैल्यू। किस तरह से? क्लोज्ड अकाउंट पे चेक टू द अकाउंट ऑफ ईश्वर थ्रू आईपीए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आईपीए बीच में है, डायरेक्ट कमर्शियल पेपर इशू नहीं होते हैं। ऑन मेच्योरिटी ऑफ सीपी, व्हेन सीपी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, होल्डर क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा और उसे क्या मिल जाएगा? पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर डीमेट मोड में है तो होल्डर ऑफ सीपी will get it redeemed through depository and receive payment from the IPA। यानी पैसे की गारंटी आईपीए ले रहा है, आईपीए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। अब प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले अपॉइंट किया जाएगा आईपीए फॉर इश्यूएंस ऑफ सीपी। ईश्वर डिस्क्लोज करेगा पोटेंशियल इन्वेस्टर को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ डील कंफर्मेशन बिटवीन इन्वेस्टर एंड ईश्वर, इशूइंग कंपनी इशू करेगी फिजिकल सर्टिफिकेट इन्वेस्टर को और अरेंज करेगी फॉर क्रेडिटिंग द सीपी टू द इन्वेस्टर अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर विल बी गिवन ए कॉपी ऑफ द आईपीए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट ईश्वर हैज ए वैलिड एग्रीमेंट विद द आईपीए एंड डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोसीजर क्या है? आईपीए अपॉइंट करना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी,
और पोटेंशियल मतलब बेसिकली जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, यानी यहाँ पे प्राइवेटली प्लेस्ड है, यानी ऑलरेडी हमें पता है हमारे इन्वेस्टर कौन कौन है, तो उनको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं सारी बातें, और उनको या तो हम फिजिकल में देंगे या डीमैट में देंगे, और उनको एक एग्रीमेंट की कॉपी भी देंगे आईपीए के साथ जो हमारा हो रखा है कॉर्पोरेट का, कि देखो आईपीए हमने अपॉइंट किया, इसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है। डन। तो ये ऊपर आपको क्या दिया गया था, ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिया गया था। स्ट्रक्चर मतलब सप्लाई साइड, सप्लाई साइड मतलब ईश्वर कौन कौन है, ठीक है। डिमांड साइड का मतलब ये बेसिकली इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है, और बीच में कौन है, आईपीए, बीच में कौन है, आईपीए। तो इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक होल्डिंग या कंपनीज या नॉन फाइनेंशियल फर्म्स क्या करती है, पेपर एंड डीलर हाउसेज, ये कमर्शियल पेपर हाउसेज को ढूंढते हैं, डीलर और इंडस्ट्रियल पेपर, और इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं, इन्वेस्टर इन कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट फंड, बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, इंडस्ट्रियल कंपनीज और अदर इन्वेस्टर, ये लोग पैसा देते हैं, और इनको इसके बदले में क्या मिल जाता है, कमर्शियल पेपर मिल जाता है। सिंपल सा दिया गया है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ाया गया। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ईश्वर को तो क्या करना है, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर जो लेट डाउन है उनको फॉलो करना है। आईपीए को इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना है, पहली चीज मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर ली गई है, ठीक है। दूसरा, जो अमाउंट रेज कर रहे हो वो विच एवर इज लोअर है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीपीए जितना इंडिकेट कर रहा है विच एवर इज लोअर है। आईपीए को क्या करना है, वेरीफाई करना है ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय ईश्वर, दैट इज कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी है वहां पे, signature of authorized executant when CP in physical form and issue a certificate to this effect, और ओरिजिनल भी उसी के पास होने चाहिए। एक तो वेरीफाई करनी है ये चीजें, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी हेल्ड इन कस्टडी ऑफ आईपीए। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो आईपीए के तौर पे काम कर रहे हैं, सबमिटेड द डाटा पर्टेनिंग टू सीपी इश्यूएंस ऑन ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम मॉड्यूल ऑफ आरबीआई विद इन 2 days फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ सीपी, और वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए किसके साथ, ईश्वर के साथ, ठीक है। ये आईपीए आपको बताया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। सीआरआई को क्या है, डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रेटिंग डिपेंड अपॉन इट्स प्रिस्क्रिप्शन अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द इश्यूअर, अकॉर्डिंगली एट द टाइम ऑफ रेटिंग क्लियरली इंडिकेट करना है द डेट व्हेन द रेटिंग इज ड्यू फॉर रिव्यू, कि कब तक ये रेटिंग वैलिड है ये आपको बताना है। मॉनिटर करते रहना है रेटिंग जो असाइन करी है ईश्वर को रेगुलर इंटरवल पे, सो दैट पता चलता रहे कि आज भी ये कंपनी सिक्योर्ड है या नहीं है, दैट मीन्स पैसा मिलने के चांसेस कम है ज्यादा है, ये सारी चीजें पता चलती रहनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये कमर्शियल पेपर है। तो कमर्शियल पेपर क्या था सर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड है, प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, डीमैट मोड में भी हो सकता है। कौन कौन अलाउड है, कॉर्पोरेट को अलाउड है, प्राइमरी डीलर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउड है, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी सब आते हैं। अगर आपको एनबीएफसी में याद हो तो एनबीएफसी में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और कॉर्पोरेट कौन सी एलिजिबल है, जिसकी टेंजिबल नेटवर्क मिनिमम 4 करोड़ की हो, बैंक से ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शनड है, और बोरोल अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट है, क्लासिफाइड एज ए स्टैंडर्ड एसेट्स है। मेरिट डीमेरिट हमने पढ़ लिया, प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस भी हमने पढ़ लिया, क्रेडिट रेटिंग क्या होनी चाहिए, A2 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। मेच्योरिटी मिनिमम 7 मैक्सिमम 1 ईयर की हो सकती है, बट जो क्रेडिट रेटिंग जब तक वैलिड है उस पर भी डिपेंड करेगा। डिनोमिनेशन 5 लाख या उसके मल्टीपल्स में होंगे, सिंगल इन्वेस्टर को 5 लाख लगाना जरूरी है। अमाउंट क्या कह रहा है कि अमाउंट कितना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसाइड किया है, और क्वांटम इंडिकेटेड बाय सीआरए, जो भी विच एवर इज लोअर है वहां तक आप रेज कर सकते हैं। पैसा कितने दिन में आ जाना चाहिए, ओपन होने के 2 वीक्स के अंदर अंदर पैसा आ जाना चाहिए। कौन बन सकता है आईपीए, ओनली ए शेड्यूल बैंक कैन एक्ट एज आईपीए। इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है, 7 लोग बताए हैं, इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनी,
अदर कॉर्पोरेट बॉडी रजिस्टर्ड एंड जो इनकॉर्पोरेटेड है, अनरजिस्टर्ड या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 6 है ये लोग क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। ट्रेडिंग ओवर द काउंटर रिपोर्ट करनी है 15 मिनट के अंदर अंदर, अगर लिस्टेड है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। मोड ऑफ इश्यूएंस फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और डीमैट में भी हो सकता है, लेकिन आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी करेगी तो वो सिर्फ डीमैट मोड में ही होगा। कोई अंडर रिटर्न, कोई को एक्सेप्टेंस नहीं है और इशू हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पे होगा। डीमैट ये हमने अभी भी पढ़ लिया। पेमेंट तो पे करेगा डिस्काउंटेड वैल्यू किसके थ्रू, क्रॉस अकाउंट पेई चेक के थ्रू, ठीक है, थ्रू आईपीए। पेमेंट जो होगी मेच्योरिटी पे वो भी आईपीए के थ्रू ही मिलेगी। प्रोसीजर क्या है, आईपीए अपॉइंट करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ डील कंफर्मेशन फिजिकल सर्टिफिकेट या उनके अकाउंट में डीमैट हो जाएगा और आईपीए सर्टिफिकेट की कॉपी दी जाएगी, ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सी थी, हमने पढ़ लिया, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ ना आपको 5 की स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर आपके मॉड्यूल में दिया गया है। 5 की स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर के 5 स्पेशलाइज्ड फॉर्म दी गई है। तो क्या क्या है देखो, कैशियर चेक, कैशियर चेक का मतलब चेक की फॉर्म में कमर्शियल पेपर है जिसे आप क्या, कैशियर बैंक में जाके आप उसे क्या करा सकते हैं, आप उसे बेसिकली उसके बदले में पैसे ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैशियर चेक, ठीक है। कैशियर चेक समझ में आया, सिंपल है। कैशियर चेक बैंक में गया, कमर्शियल पेपर दिखाया और उसके बदले में पैसा ले लिया किससे, बैंक से, दैट इज कॉल्ड कैशियर चेक। सर्टिफाइड चेक का मतलब क्या है, जो बैंक ने चेक को सर्टिफाइड कर रखा है, पहले से बैंक ने ये वेरीफाई कर रखा है कि यस ये मेरे ही बैंक का चेक है, दैट इज कॉल्ड, उसे सर्टिफाइड चेक बोला गया है। मनी ऑर्डर आपको पता है ना, मनी ऑर्डर क्या होते हैं, मनी ऑर्डर तो एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, मनी ऑर्डर की फॉर्म में, कि मैंने पैसा जमा करा दिया, उसके बदले में मुझे एक मनी ऑर्डर मिल गया, वो मनी ऑर्डर मैंने पोस्ट कर दिया अपने किसी दोस्त को या किसी और को, वो क्या करता है, वो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में दिखाता है और उसके बदले में क्या मिल जाता है, उसे पैसे मिल जाते हैं। उसे क्या है, पैसे भेजने की बजाय मनी ऑर्डर भेज दिया, पैसे भेजने की बजाय मनी ऑर्डर भेज दिया। ट्रैवलर चेक, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं लेकिन पैसे लेके नहीं जाना चाहते, तो आपको कई बार होता है ना, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है जिससे आप कहीं भी विदेश में भी पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह एक ट्रैवलर चेक बनाया जाता है जो एक बैंकर दे रहा है और ये गारंटी देता है कि आप इसे कहीं भी दिखाओगे, इसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, आप इसे एनकैश करा के इसके बदले में कुछ भी खा पी सकते हो, कोई भी चीज बाय कर सकते हो और वो सारी चीजें। टेलर चेक, टेलर बेसिकली कैशियर को भी बोला जाता है, टेलर बैंक में जो पर्सन है उसको भी बोला जाता है और टेलर मशीन को भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा चेक जिसे मशीन वेरीफाई कर रही है और उसके बदले में पैसा दे रही है, या मशीन जो डिपॉजिट कर रही है वो भी कह सकते हैं, या बैंक में जो एक सर्टिफाइड पर्सन इसी पर्पज के लिए है उसको भी कहा जा सकता है। तो ये 5 की स्पेशलाइज फॉर्म है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, ना ही आपको पढ़ाया गया, बस चाहे इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से याद कर लेना और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, आधे पेज का है, कुछ भी नहीं है। यस, कस्टमर एडवांस या कस्टमर डिपॉजिट, ये क्या होता है सर, हमें कोई ऑर्डर रिसीव हुआ, हमें कोई ऑर्डर रिसीव हुआ और हमने सामने वाले कस्टमर से क्या बोला कि सर एडवांस देना पड़ेगा आपको। क्यों सर, आपका ऑर्डर बड़ा है, कहीं आप कल को मना ना कर दो या कोई भी ऐसा सरकमस्टांस ना आ जाए कि आप ऑर्डर लेने से एक्सेप्ट करने से मना कर दो, तो हमें क्या चाहिए, एक एडवांस चाहिए, ठीक है। इवन मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, ऑर्डर तो आ गया लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ये ऑर्डर दिखा के मैं बैंक से भी एडवांस ले सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड, इसे एडवांस बोला गया है। कस्टमर एडवांस का मतलब जब कस्टमर ने एडवांस दिया है, मान लो कोई चीज, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और वो चीज कम अवेलेबल है, तो एक पर्सन आया और एडवांस देके चला गया कि जैसे ये प्रोडक्ट आए ना सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना और मुझे देना, मैं तुम्हें इसके बदले में क्या देके जा रहा हूँ, एडवांस देके जा रहा हूँ, वो भी एडवांस कहला सकता है, ठीक है। तो ये एडवांस वो है, सिंपल है, एडवांस में कुछ भी नहीं है कि भाई मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया और मैंने एडवांस में पैसे दे दिए,
और ये कहा कि जैसे ही ये सामान तुम्हारे पास आए सबसे पहले मुझे देना, दैट इज कॉल्ड कस्टमर एडवांस. तो समटाइम बिजनेसमैन insist on the customer to make some advance payment. It is generally asked when value of order is quite large या think order are very costly. तो आप मान लो कोई गिफ्ट लेने गए, कुछ भी लेने गए, आपने कहा कि ये वाला चाहिए, वो कह रहे मंगवा तो दूंगा लेकिन पैसे एडवांस देने पड़ेंगे, कहीं मेरे मंगवाने के बाद तुम लेने से मना कर दो. तो कस्टमर क्या करता है, एडवांस दे देता है, और ये एडवांस रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट ऑफ द पेमेंट टुवर्ड्स प्राइस ऑन द प्रोडक्ट ऑन विच विल बी डिलीवर्ड एट ए लेटर प्राइस. और ये पेमेंट का ये हिस्सा माना जाएगा, अलग से कुछ नहीं है. कस्टमर जनरली एग्री टू मेक एडवांस व्हेन गुड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल. हमें पता है कि यार इसी से ही मिलेगा और किसी से मिलेगा नहीं, और आते ही बिक जाता है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, यार तुम एडवांस ले लो लेकिन प्रोडक्ट हमें ही देना, या देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ द गुड्स. A firm can meet its short term requirement with the help of the customer advance. अब ये भी एक फंडिंग का तरीका है, ये भी एक फंडिंग का तरीका है. मेरिट क्या है, इंटरेस्ट फ्री. ये जो एडवांस है ये इंटरेस्ट फ्री है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है. नो टेंजिबल सिक्योरिटी, इसके बदले में कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही है, हमारी एसेट्स फ्री रहेंगी. नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, क्योंकि मनी रिसीव्ड एज एडवांस इज नॉट टू बी रिफंडेड. सामने वाले ने पैसा दिया था, हाँ हम अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करते हैं तो हमें वापस करना पड़ेगा. लिमिट डीमेरिट क्या है, ओनली लिमिटेड अमाउंट, ज्यादा अमाउंट नहीं मिलती है, सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक हमें मिलती है. लिमिटेड पीरियड के लिए मिलती है, क्योंकि डिलीवर कर दिया जैसे ही प्रोडक्ट वो तो खत्म हो गया. और पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी, और अगर हम गुड्स नहीं देते हैं तो हमें डबल वापस करना पड़ता है, इवन विद इंटरेस्ट भी हो सकता है हमें वापस करना पड़े. ठीक है, तो ये क्या है, ये कस्टमर एडवांस है. तो 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए. 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया, बैंक के पास सॉरी कंपनी के पास दूसरी कंपनी से भी पैसा आ सकता है, गारंटी सिक्योरिटी आ सकती है, ये हमने पढ़ लिया. हमने डिपॉजिट पढ़ लिया कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. हमने कमर्शियल पेपर पढ़ लिया कि कंपनी कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज कर सकती है. और कस्टमर एडवांस के थ्रू भी क्या हो सकता है, मनी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रेज करी जा सकती है. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है. अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, टॉपिक लिख के देखते रहिए, ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट में जाके फिर मेहनत कर रहे हैं फिर यूं कहे कि सर उस टाइम सिर्फ रीड किया था, अच्छे से नहीं पढ़ा था, लिख के नहीं देखा था, फिर पेपर भी ऐसे ही होंगे. और जून बड़ी जल्दी आता है, याद रखना, क्योंकि जून के स्टार्टिंग में पेपर है, तो मई आपका बड़ा टेंशन वाला पीरियड रहने वाला है. और दूसरा, आपका सिलेबस भी बहुत लेट तक कंप्लीट होता है. मार्च में कहाँ होता है, अप्रैल में जाके सिलेबस कंप्लीट होता है, एक मई मिलता है और वो टेंशन में निकल जाता है, क्योंकि जून के स्टार्टिंग में पेपर होते हैं. तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस अपनी रखें, लिखते रहें और चेक करते रहें खुद से, क्योंकि बहुत जरूरी है सेल्फ असेसमेंट करना, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर.